हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 20 ईवीएस में। हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को उगाना। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट स्प्रेड थ्रू सीड। हमें पता है हमारे जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू उगते हैं, बीज लगाते हैं तो पौधे उगते हैं। लैकिंग दीज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यूज स्पोर और प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने स्पोर्स का यूज करते हैं या बॉडी प्लांट बॉडी का इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे जर्मिनेशन हो गया, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू मतलब जो पॉलिनेशन होता है ना वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाता है और न्यू प्लांट जनरेट होता है। सीड गिवन टू एम्परर अकबर हियर्स फेल्ड जर्मिनेटिंग बिकॉज बॉइलिंग स्प्रेड विएबिलिटी। जो सीड होते थे वो एम्परर अकबर के उसमें दिए जाते थे वहां पे उनमें, क्योंकि हियर्स फेल्ड जर्मिनेटिंग, जो मतलब जिन पौधों को मतलब उगाने में मतलब सक्षम नहीं हो पाते थे लोग, उनको कहाँ पे दिया जाता था, अकबर को दिया जाता था। बिकॉज बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग से क्या होता है हमारी विएबिलिटी स्टॉप हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग सीड ओरिजिन एंड ग्रोथ मैकेनिज्म क्लैरिफाई दिस। और इस चीज को समझने के लिए सीड के ओरिजिन के लिए और ग्रोथ की मैकेनिज्म जो है ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई होती है यहाँ पे। फ्लावर्स फर्टिलाइज थ्रू इंसेक्ट एनिमल पॉलिनेशन। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो किससे फर्टिलाइज होते हैं, इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए और पॉलिनेशन की प्रोसेस से। डेवलपिंग इनटू फ्रूट प्रोटेक्टिंग फर्दर सीड्स। और ये बाद में जो फ्लावर्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। और उनके अंदर जो सीड होता है, जो हमारा पूरा फल होगा ना, वो एक शील्ड का काम करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, जो कि सीड उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है। डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मीन्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन इंस्टीड इनहैबिटेटिंग रिमोट निकेजेस। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे सीड्स होते हैं वो किससे डिस्पर्स्ड होते हैं, अलग अलग तरीकों से डिस्पर्स्ड होते हैं और कंपटीशन को थोड़ा बचाव करते हैं इस चीज से, बल्कि इसके बदले में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनको फॉलो करते हैं। एम्ब्रियोनिक सीड्स encompass baby structure to mature into adult plant when conditions allow। और जो हमारा एम्ब्रियोनिक सीड होता है, यानी कि जिस सीड को ग्रो होना होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर में, यानी कि जब कंडीशंस अलाउ कर देती हैं ऐसी, तो जो वो बीज होता है वो पूरी तरीके से एक प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो कर जाता है। रिमूविंग विएबिलिटी थ्रू हीटिंग प्रिवेंटेड द एम्परर सीड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग आफ्टर सोइंग। देखो, जो विएबिलिटी होती है उसको हटा दिया जाता है हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, और एम्परर के सीड को बचा लिया जाता है किससे, प्रोग्रेसिंग से, बोने के बाद में। यानी कि उनका जो पूरा वो है वो खत्म हो जाता है, वो फिर आगे ग्रो ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, देखो ये हमारे एंथर्स हैं, ये इंसेक्ट है या वो है जो भी है, ये क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं और ये दूसरे फ्लावर में जाके इसको डाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। और जब इसके जो बीज होंगे ये जब नीचे झड़ेंगे तो इससे हमारा सीड डिस्पर्स होगा, यानी कि सीड फैल जाएगा और जो नया प्लांट होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। ये है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन या सीड डिस्पर्सल। ठीक है। साइज वेरिएशन नॉट विद स्टैंडिंग सीड कंटेन एम्ब्रियो विद मिनिएचर लीव्स। जो साइज का जो वेरिएशन होगा, यानी कि साइज कैसे अलग अलग होते हैं इनमें, वो डिपेंड करेगा कि जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, और मिनिएचर लीव्स होंगी, स्टेम्स होंगी, लीव्स और रूट होंगी, ये बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू, जब एक्सटर्नल फेवर मतलब जो बाहर की जो सारी कंडीशंस होंगी वो उसको ग्रोथ करने के लिए अलाउड करेंगी। तो द सीड कोट प्रोटेक्ट दिस बेबी। और जो सीड कोट होगा, यानी कि जो बाहर वाला जो कोट होगा ना पूरा, वो प्रोटेक्ट करेगा बेबी को, कब, कॉटिलेडन को प्रोटेक्ट करेगा और स्टोर करेगा इनिशियल फूड रिसोर्सेज, यानी कि जो जिस फूड की जरूरत होगी उसको स्टोर करके रखेगा। और यूटिलाइज बिफोर मेकिंग इंडिपेंडेंट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। और उस एनर्जी को वो पूरी कहाँ से कंज्यूम होगी, जो फोटोसिंथेसिस पूरी प्रोसेस होती है ना, वहां से जो मिलेगा उसको फूड, उसको स्टोर करके रखेगा। The baby root called radicle anchors end up developing seeding underground while its shoot called plumule
रेज इज टुवर्ड सनलाइट अबव ग्राउंड। और अब देखो पौधा जो होगा वो कैसे उगेगा, जो बेबी रूट होंगी यानी कि छोटी छोटी जो जड़ें होंगी उनको रेडिकल बोलते हैं, छोटी जड़ों को, ये डेवलप होंगी, अंडरग्राउंड होंगी, ठीक है। और जो ऊपर का शूट सिस्टम होगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम बोलते हैं प्लम्यूल, ठीक है, प्लम्यूल बोलते हैं इसको। और ये रेज होगा किसकी तरफ, आपने देखा है जब भी कोई पौधा जर्मिनेट होता है तो उसका जो फेस होगा वो सन की डायरेक्शन में ही होगा, वो टुवर्ड्स द सन्स डायरेक्शन वो ग्रो करेगा, उसकी लीव्स भी उधर की तरफ ही ग्रो करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीड जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया है आपको। ये सीड है, हमने पहले लगाया है, फिर उसके बाद में ये थोड़ा और इसमें ग्रोथ हमने देखी, नोटिस की, इसमें जो लीव है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। फिर इसमें बेबी जो हमारी वो है, जो जड़ें हैं वो ग्रो होनी शुरू हो गई हैं, लीव्स आनी शुरू हो गई इसमें। फिर और ये थोड़ा ग्रो करेगा, इसमें से रूट्स में से और ब्रांचेस निकलेंगी और ये थोड़ा डेवलप होगा और ये पूरा पौधा बन जाएगा। अब हम बात करेंगे फेवरेबल जर्मिनेशन पैरामीटर्स, यानी कि जो जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो जर्मिनेशन प्रोसेस को मतलब ठीक बनाने में हेल्प करते हैं। द स्टोरी बॉइल्ड गिफ्ट सीड फेल्ड जर्मिनेटिंग बिकॉज एक्सेस हीटिंग स्पॉइल्ड विएबिलिटी मैकेनिज्म। देखो जो स्टोरी थी बीजों को उबालने वाली, सीड्स को बॉईल करने वाली, इससे ये था कि उनकी जो पूरी वो होती है ना जर्मिनेटिंग, जो उनकी पावर होती है वो पूरी तरीके से मतलब खत्म हो जाती है वो एक्सेस हीट की वजह से। सिमिलरली एक्सट्रीम वाटर लॉगिंग, और इसी तरीके से ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई, यानी कि ज्यादा पानी डाल देना पौधे के अंदर, और इससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। Many seed overcome temporary unfavorable period by going dormant underground, और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं और मतलब वो आगे डेवलप ही नहीं हो पाते। जर्मिनेटिंग मंथ ईयर लेटर वंस कंडीशंस इंप्रूव, और जर्मिनेटिंग के लिए मंथ्स ईयर्स बहुत लगते हैं, बाद में फिर से कंडीशंस दोबारा से इंप्रूव होती हैं और दोबारा से जर्मिनेशन प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है। एज एक्सपायर्ड सीड नेवर डिटेक्ट एप्ट एम्बिशन सो कैन नॉट रिशोरेक्ट ग्रोथ, जो हमारे एक्सपायर्ड सीड होते हैं वो कभी भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता उनमें, और वो प्रोसेस दोबारा नए सीड का ग्रो होने का वो हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी कि बीजों का फैलना कैसे फैलता है देखते हैं। Adaptively transported seed establish remote plant colonies minimizing competition for promote proximate resources। देखिए जो सीड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और रिमोट प्लांट कॉलोनीज यानी कि और भी प्लांट की कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, और जिससे कि और बाकी चीजों की कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, ये ऐसा होता है। डिस्पर्सल प्रीडोमिनेंटली यूटिलाइज, और ये जो डिस्पर्सल होगा इसको किसकी जरूरत होगी, ये पानी का इस्तेमाल करेगा, हवा का और एनिमल इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करके आगे ये जर्मिनेट होगा दोबारा से। ये डैंडेलियन और कॉटन सीड्स हैं यहाँ पे जो कि डिस्पर्स्ड होंगे वाइंड के थ्रू और आगे जाके कहीं जर्मिनेट होंगे। वाइंड डिस्पर्सल, अब ऐसा होता है जो पौधे के बीज होते हैं वो जो बहुत हल्के होते हैं ना वो हवा के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ जाते हैं, और जहां पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वहां पे जाके वो ग्रो कर लेते हैं। फ्लोटी लाइक पैराशूट विंग्स और फिलामेंट दैट लेट ब्रीजेस कैरी, जो हवा होती है वो बीजों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है और लैंडिंग करा देती है उनकी कहीं पे, जैसे कि डैंडेलियन हो गए, इनके बीज बहुत हल्के होते हैं, हवा के द्वारा इनके जो एरी फिलामेंट होते हैं वो उड़ जाते हैं। ऐसी कॉटन ट्री की बात करी है, कॉटन के पौधे जो होते हैं ये भी ऐसे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं इनके बीज, और ये भी एटमॉस्फेरिक जर्नी के थ्रू जर्मिनेशन प्रोसेस को रिस्टार्ट करते हैं। वाटर मोबिलाइजेशन यानी कि पानी के द्वारा बहना, लोटस और कोकोनट सेल्फ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि खुद से ही पानी के द्वारा बह के चले जाते हैं, ठीक है। बेस्ट होते हैं ये किसके लिए, वाटर या कोस्टल प्लांट के लिए। फ्लोटेशन पोटेंशियल कीप सीड afloat facilitating oceanic location as fluid eventually deposit seed along fertile bank। देखो जो नारियल हो गया और क्या हो गया, लोटस हो गया, भाई ये पानी में तैर जाते हैं आसानी से, हम देखते हैं, तो इससे क्या होता है जहाँ पे इनको फिर ये
चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां ये ग्रो कर लेंगे। इसमें यही चीज बताई है। ये लोटस और कोकोनट सीड है, इनकी जर्नी है यहाँ पे ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल इंटरमीडियरीज, यानी कि अब एनिमल्स के थ्रू भी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके सीड होते हैं वो ट्रांसफर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एनिमल इंटरमीडियरीज कंज्यूम फ्रूट बट पास सीड इम्बैलेड विदाउट अनडाइजेस्टेड। देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बीजों को खा लेते हैं लेकिन वो उनमें उनका हजम नहीं हो पाते, और वो ऐसे ही उनसे उनके पूप से वो निकल जाता है बीज जो होता है जो वो खाते हैं, और जब उनमें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, सनलाइट वाटर मिलेगा उसको, और वो ग्रो कर जाएंगे वहां पे ऐसे। बर्ड्स मैमल्स कॉन्सिक्वेंटली डिपॉजिट सीड एट फोरगॉटिंग बरिंग ग्राउंड एटसेट्रा। और जो ये होते हैं ना कुछ जानवर होते हैं, ये बर्ड्स हो गए सॉरी, ये क्या करते हैं बीजों को इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे और उनको ले जाके भूल भी जाते हैं। फिर ये जैसे गिलहरी हो गई, एक जगह इकट्ठा कर दिया फिर भूल गई उसने कहाँ पे किया था, तो वो बीज जो होते हैं वहां पे उग जाते हैं। ठीक है। अदर सीड हैव स्पाइन्स हुक्स और स्टिकी कवरिंग नोन एज burrs that latch onto fur feathers for a trip culminating at shedding when the animal rub against vegetation। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइन्स होती है, हुक्स होते हैं, जिनमें थोड़ी स्टिकी कवरिंग होती है जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो उनके फर्स होते हैं और उनके फेदर्स होते हैं उससे चिपक जाते हैं और फिर दूसरी जगह वो चले जाते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बीजों की, क्योंकि उनका स्टिकी सरफेस होता है इसीलिए। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे द एक्सप्लोसिव इजेक्शन मैकेनिज्म टू टच मी नॉट्स balsams etc. utilize pod tension to suddenly scatter seed widely at tripping by ballistic trajectories to reach scattered niches apart from parents। देखो अब आता है एक्सप्लोसिव इजेक्शन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक्सप्लोडिंग पॉपी सीड पॉड्स हैं, ये छोटे छोटे, जो कि बलसम होती है, बलसम का जो पौधा होता है वो टच मी वो होता है। इनमें क्या, इनमें ऐसा मैकेनिज्म होता है टच मी नॉट्स का। ठीक है। यूटिलाइज, इसमें जो पॉड्स होते हैं ना उससे क्या होता है, टेंशन टू सडनली स्कैटर सीड्स, यानी कि इसमें जो बीज होते हैं वो जब फसलें काटी जाती है ना, मतलब जब उग जाती हैं उनको काटते हैं तो उनके जो बीज होते हैं वो झड़ जाते हैं दोबारा से और फिर वहीं पे वो ग्रो कर जाते हैं। इसमें यही बताया गया है। सिमिलरली ड्राइड पॉपी हेड बर्स्ट ड्यूरिंग समर टाइम हीट। और इसी तरीके से जो सूखे हुए पॉपी के जो बीज होते हैं वो ज्यादा गर्मी की हीट की वजह से बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करने लगती है। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग प्लांट विदाउट सीड, यानी कि पौधों का बिना बीजों के उगना। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीजों के भी ग्रो करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक फर्न्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फर्न्स हो गए, ये कैसे ग्रो करते हैं? इंस्टीड यूटिलाइज रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, मतलब इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं उनके बिना ये ग्रो करेंगे। प्लांट कैन ऑल्टरनेटिवली रिप्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल वो प्रोपोगेशन टेक्निक्स, यानी कि जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन टेक्निक्स होती हैं इनके द्वारा ये रीजनरेट होते हैं। यूजिंग डिटैच स्टेम रूट, यानी कि जो इनकी स्टेम तना होता है उसको काट के हम दूसरे के साथ में अटैच कर देते हैं और फिर वो वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाता है। जैसे रोज हो गया, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे होते हैं पौधे होते हैं जिनका स्टेम हम कट करके उसको दोबारा से ग्रो करेंगे तो वो वहीं ग्रो हो जाता है, जिसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी मतलब वैसे बोल देते हैं। और ये अपने असेक्सुअल प्रोपोगेशन टेक्निक के थ्रू ग्रो करते हैं। जैसे कि राइजोम्स, ट्यूबर बर्ड्स, ये पूरी तरीके से रीजनरेट हो सकते हैं। पोटैटो ट्यूबर भी इसी का एग्जांपल है वेजिटेटिव जनरेशन का। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी हम जानेंगे क्या होता है। सेगमेंटेड, यानी कि आपने देखा है जब आलू होते हैं उनको हम कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उसमें से जो उनकी आइज होती हैं वो बननी शुरू हो जाती है और उससे जो पूरा पोटैटो ट्यूबर होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो अगर इसको ठीक कंडीशंस मिले तो हम पोटैटो को भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं आगे, यानी कि इसमें इनके स्पोर्स की जरूरत नहीं होती ग्रो होने के लिए। लीव्स लाइक पैरोफाइलम आल्सो जनरेट एडवेंशियस मिनी प्लांट अलोंग मार्जिन दैट डिटैच फ्रॉम ग्रोथ। पत्तियां जो बैरोफाइलम की जो लीव्स होती हैं वो भी इसी तरीके से जनरेट हो सकती हैं और
अगर इनको उनकी ग्रोथ से अलग कर दिया जाए, यानी कि तने को काट दिया जाए और दोबारा ग्रो करें तो भी हो जाएगा। आपको ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया है जिसमें तने को काट के हम ग्रो कर रहे हैं, देखेंगे। कटिंग ऑफ स्टेम व्यू विद फ्यू बर्ड्स, यानी कि हमने तने को काटा है कुछ पत्तियों के साथ में, ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स यानी कि इसकी कलियां हैं, और ये हमने दूसरे पौधे में लगा दिया है इसको, ठीक है, बर्ड के साथ में ही, और ये यहाँ पे न्यू प्लांट जो है ये जनरेट हो गया है। इसी को ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, यानी कि तने को काट के अगर हम उसको दोबारा से रीजनरेट करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अब हम बात करेंगे thus both sexual and asexual strategies by flowering and non-flowering plant species secure progeny amidst changing environs using multi-pronged embassy to maximize generational success। देखो जो भी है हमारा सेक्सुअल और असेक्सुअल स्ट्रेटेजी जो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होता है प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है, इससे नई नई स्पीसीज का बॉर्न होता है, नई नई स्पीसीज बनती हैं हमारी पौधे में, और इससे किससे होता है ये जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें, और जो भी हमारी मल्टी प्रोन्स्ड एम्बेसीज होती हैं जिससे कि जनरेशनल सक्सेस बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि पौधे के नए जनरेट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इंटर स्पीसीज रिसोर्सेज कंपटीशन कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाते हैं इसके चांसेस। ये है मल्टीप्लाइंग बेबी बैरोफाइलम प्लांट्स, ये एक बैरोफाइलम लीफ है, इसमें से नई जो बेबी प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इस चैप्टर में आप जान पाए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को कैसे मतलब जनरेट हो पाते हैं प्लांट्स। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।